हमारे प्रभारी श्री विवेक बंसल जी आपसे रूबरू होंगे। साथ में हमारे सीएलपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे साथ हैं। हमारे एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री सुरजेवाला जी हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ हैं। तो साथियों, आज के दिन सबसे ज्वलंत मुद्दा है पूरे देश में और हमारे प्रदेश में किसानों का, कृषि क्षेत्र का और मुख्य रूप से जो 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाए गए लोकतंत्र को, संसदीय प्रणाली को ताक पे रखकर जिस तरह से ये कानून बनाए गए, बिल पास किए गए, शायद ऐसा हमारे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये एक नई दिशा बीजेपी सरकार ने सेट कर दी। दूसरे देशों का हम देखा करते थे, यहाँ पर पहली बार इस तरह से हुआ। और ऐसे कानून जो हमारे देश के आम जनमानस का, देश तो कृषि बाहुल्य देश है, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, मंडियों से जुड़े हुए हैं और सारी अर्थव्यवस्था का जो ये आधार है, सारी अर्थव्यवस्था हमारे देश की इकोनॉमी की फाउंडेशन यही है। उस फाउंडेशन को, उस नींव को इन काले कानूनों ने हिला कानूनों के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। संक्षेप थोड़ी सी बात इनके बारे में कहना चाहूंगी, क्योंकि बार बार ये कही जा रही हैं और आप सुन रहे हैं। एमएसपी का मामला है, जो कांग्रेस पार्टी ने जिसकी गारंटी दी थी इंदिरा जी ने, आज एमएसपी केवल इनके शब्दों में और इनके ट्वीट्स में, देश को नहीं मालूम कि एमएसपी का क्या होगा, कहां लिखत हो गई और साल 2 साल में उसका क्या होगा। साथियों, एपीएमसी हमारी मंडी वो भी खत्म करने के कागाज पर। इसेंशियल कमोडिटीज जो मुनाफाखोरी थोड़ी देर तुम कर लो, थोड़ी देर मैं कर लूंगा, खड़े होकर और काला बाजारी रोकने के लिए बनाए गए थे कानून, टेक्स्ट लिखा उसमें से अनाज, खाद्य तेल, प्याज, आलू सब कुछ निकाल दिया गया है। अब जो मर्जी बाजारी होर्डिंग करेंगे और कोई कानून नहीं है जिसके तहत आप एक्शन ले पाएंगे। तीसरी बात, मोटे तौर पर तीसरी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये बेशक कुछ भी सपने दिखाएं किसानों को, लेकिन साथियों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है
कि बंध जाएंगे हमारे किसान, किसान बन जाएंगे मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट मजदूर बन जाएंगे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आगे मोनोपोली हो जाएगी, कार्टेलाइजेशन हो जाएगी, केवल बड़ी कंपनियां सरवाइव करेंगी। कहने को कुछ भी कहें, बड़ी बड़ी कंपनियां जब यहां पर खेल खेलेंगी तो आम किसान मजदूर, आम कृषक उसके आगे टिक नहीं पाएगा। 86-87% हमारा कृषक छोटा है, एकदम छोटा, 2 एकड़ से कम जमीन है उसकी। उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कौन आएगा? सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जैसा कि बीमे में जो हो रहा है, किसानों का पैसा तो काट लिया जाता है, लेकिन जब उनको मुआवजा देने की बात आती है, 50 रुपया, 100 रुपया, इस तरह से मुआवजा मिलता है। और किसान कहाँ जाएगा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? कहाँ, किन दफ्तरों में धक्के खाएगा? यही हाल आगे होने वाला है साथियों। जहां तक कि बीजेपी की बात है, इन बड़े बड़े वायदे, इनके जुमले, सरकार, चाहे स्वामीनाथन कमेटी की बात हो, चाहे किसान की आमदनी दुगनी करने की बात हो, कुछ नजर नहीं आ रहा है। और दुगनी कब होगी? 2022 तक शायद दुगनी करनी। हाँ जी, ये भी मजाक है। तो गया उसका कितना प्रतिशत ये पूरा कर पाए हैं? हर एक चीज जुमला रह गया है। जहां तक कि हम बात करें CACP की, जो कि मूल्य तय करता है आयोग, आज के दिन ये खबर आ रही है कि CACP ने सिफारिश की है कि राज्य MSP से ऊपर बोनस देना बंद कर। तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। सरकार का सीधा सीधा ये मतलब है कि निजी कंपनियों को फायदा हो, मूल्य, और सरकार हमें ये बताए कि सरकार कितनी खरीद करेगी, क्या FCI से खरीद करवाएगी और कितना खरीद कर पाएगी आगे आने वाले, ये कहीं नहीं कहा गया। और साथियों, ये भी सुनने में आ रहा है कि यदि पंजाब किसानों से केवल 2 हेक्टेयर क्षेत्र में उगे धान की ही खरीद की जाए तो वर्तमान में की रही लगभग 15.3 मिलियन टन की सरकारी खरीद घटकर केवल 10.3 मिलियन टन रह जाएगी। तो किसान का क्या हाल होगा, क्या बदहाली उसकी होगी, आप समझ सकते हैं। MSP की जहां तक बात है, हम धान की ही बात अगर ले लें तो इन्होंने कितनी बढ़त की? केवल 53 रुपया पिछले साल से इस साल, जो केवल 53 रुपये। सबसे कम बढ़त NDA के समय, BJP के समय में हो रही है। कांग्रेस के UPA के समय में जो बढ़त थी, उसका हिस्सा केवल एक हिस्सा बनकर रह गई। UPA 1, UPA 2 में
जो हमारी 42 से 48% हम बढ़ाते थे, इनकी पिछले 5 सालों में आप देख लीजिए कि सबसे कम हो गई। तो ये बढ़त देना तो दूर की बात है। और जो CACP कहता है कि बफर स्टॉक बहुत हो चुका है, अब ज्यादा खरीद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर सरकारी एजेंसियां खरीद नहीं करेंगी, बफर स्टॉक खत्म होता चला जाएगा, तो ये मार्केट में किसान को क्या कीमत मिलेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, सीधा सीधा हमारा किसान, हरियाणा का किसान आज के दिन बिल्कुल दबता चला जा रहा है, मरता चला जा रहा है। आप देख लीजिए कि जो कीमत 5700 रुपया होना चाहिए थी, वो आज के दिन 4200, 4400, 3800 तक गिर गई। और आगे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से मीडिया का भी गला घोंटना अपना जारी रखा है, ये सोचते हैं कि किसानों का जो प्रदर्शन है, जो अपनी वो आवाज उठाना चाहते हैं, उसको किसी तरह से मीडिया में दबाया जाए। आप लोगों की गलती नहीं, कुछ लोग दिखाते भी, लेकिन किसान उत्तेजित और किसान की, मजदूर की, इनकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में हम इनके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। किसानों का जो आंदोलन है, सैकड़ों संगठन एक साथ आ गए। सड़क पर क्यों उतरने को वो मजबूर हो गए, और ये कहते हैं कि इन्हें विपक्ष गुमराह कर रहा है। हर तरह से कांग्रेस पार्टी नहीं, विपक्ष नहीं, ये आदत है भारतीय जनता पार्टी की बरगलाने की। आपने देखा किस तरह से बर्बरतापूर्ण इन पर लाठियां बरसाई गई। किसान इकट्ठा हुए, कल भी इकट्ठा हुए, देश भर में बंद था। बहुत से लोग, हमारे लोग भी, क्योंकि किसान हैं, और हम किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है। व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोग वहां पर गए, उन्होंने देखा, किसान इकट्ठा हुए, दुनिया ने देखा, लेकिन इनकी दमनकारी सोच, इनकी दमनकारी नीतियां खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी इन कानूनों के खिलाफ है साथियों, और कांग्रेस पार्टी ये संघर्ष किसानों के साथ करती रहेगी। और राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी अपना अलग आंदोलन भी कर रही है। 21 तारीख को हमने हर जिला हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दिए, महामहिम राष्ट्रपति जी के, उनके नाम, जगह जगह हम लोग सब खुद गए, और हमारे लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए। कल किसान इकट्ठा हुए, और आगे के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लड़ाई, ये संघर्ष जो जमीन पर है, खेतों में है, खलिहानों में है, सड़कों पर है, हर जगह है, ये लड़ाई हम आगे तक लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो आगे का एजेंडा है, वो हमारे इंचार्ज विवेक बंसल जी हैं,
वो डिटेल में आपको बताएंगे। हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, इन सबका मैं स्वागत करती हूँ और मैं अब आग्रह करना चाहूँगी कि मैं विवेक बंसल जी से आग्रह करूंगी कि हमारा पार्टी का स्टैंड और पार्टी की जो आगे की हमारी रणनीति है उसके बारे में आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व मंत्री केंद्र सरकार और अध्यक्षा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुमारी शैलजा जी, यहाँ पर उपस्थित हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया प्रभारी भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भाई आशीष दुआ, प्रेस बंधुओं, आप सब लोगों का आपसे दूसरी बार मुखातिब होने का मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है। जो आज का जो मौजू है, जो विषय है, उस पर विस्तृत रूप से हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी ने चर्चा की। जो किसानों जो या फार्मर्स प्रोड्यूस और कॉमर्शियल जो बिल है और जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बिल है, उसको लेके आग इस खासतौर से आग जो इस राष्ट्र में उफन रही है किसानों में, और जो वेदना व्यक्त हो रही है, और विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, उसको लेकर हमारा पूरा कांग्रेस का नेतृत्व, विशेष रूप से आदरणीय अध्यक्षा जी श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और तमाम शीर्ष नेतृत्व चिंतित है। और पिछले दिनों उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी श्रृंखला में आपने देखा होगा 21 तारीख को पूरे जनपदों में हरियाणा के में हमारे संगठनों ने किसानों के साथ उनकी चिंता को लेकर आवाज से आवाज मिलाई और उस आवाज को और प्रखर किया। आज आप लोगों के माध्यम से हम ये भी व्यक्त करना चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी का आप याद करें, मैं आपको पीछे की ओर ले जाना चाहता हूं, जब उन्होंने इस वर्तमान सरकार पे और यहाँ जो शीर्ष पद को सुशोभित किए हुए हैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उन पर निशाना साधा था और कहा था कि यह सूट बूट की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है, ये अदानी की सरकार है। और वो परिप्रेक्ष्य था जो भूमि अधिग्रहण बिल में जो संशोधन किया जा रहा था, जो कांग्रेस पहल में यूपीए सरकार में जिसका जो अध्यादेश जो बिल पारित हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी मंशा परिलक्षित होती थी। और जब राहुल जी ने उस पर हमला किया तो इन्हें वो उस बिल को लेकर, उस संशोधन को लेके इन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमने शुरू से लेकर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के दर्द को समझा है। किसानों की योजना हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल की बात हो, गरीब कुचले दबे को लेकर हमने हमेशा हमारी नीतियों का निर्धारण किया है। आज क्या कारण है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ये खुले बाजार का जो एक नाटक, एक प्रपंच रचा जा रहा है, वो कितना सार्थक होगा, जबकि आज की तारीख में मात्र 6% किसान को न्यूनतम मूल्य मिल पा रहा है। औसतन उसकी आय एक परिवार की 20,000 रुपए है। जो खुला बाजार हो जाए
जबलपुर का एक उदाहरण सामने आया। शिंगारा किसान ने अपना कहा कि जो मुझे एमएसपी मेज पे मिला वो 850 मिला है पर क्विंटल, जो 1850 रुपए है। तो जब ये हाल है किसानों का, जो खुले बाजार, कल्पना कीजिए कि जब खुला बाजार का ये प्रणाली लागू होगी तो किसान की हालत बद से बदतर होगी। है कि महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए सड़क पर आ गया है। आज हम सब लोग इसको न सिर्फ आप लोगों के माध्यम से, और मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा, इस पर आपको मुखर होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जिनका हम लोग बहुत आदर सम्मान करते हैं, आदर से नाम लेते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं कि किसान, भारत की आत्मा गांव में बसती है, और जहां गांव में बदहाली हो तो आप कल्पना कर सकते हैं। और एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, फिर जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जो कार्यक्रम आया है उसको मैं आप लोगों के सामने आपसे साझा करूंगा कि विकसित राष्ट्रों का उदाहरण हमारे सामने है कि वहां पिछले 7 दशकों में, अमेरिका ही का ही उदाहरण आप ले लीजिए कि वहां किसानों की किस तरीके से दुर्दशा है। एक उदाहरण है, एक किसान ने ट्वीट किया 2018 में कि जो उसे मक्का का जो दाम आज मिल रहा है उसके दादा को 1972 में उससे ज्यादा मिल रहा था। जब विकसित देशों में किसान का, खुले बाजार का ये हाल है, और तो हमारी कितनी इन किसानों की दुर्दशा होगी, ये मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। और हम लोग वचनबद्ध हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से किसानों के साथ खड़े हुए हैं, उनकी आवाज से आवाज मिलाने के लिए। नेता का हमें न सिर्फ आदेश है, बल्कि हमारा, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि हमारी आत्मा इन किसानों और इन गांवों में बसती है। अगर ये मुख्य धारा से अगर इनका जीवन सरल होगा तो हम ये मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी सही रास्ते पे चल रही है, हम लोग सही रास्ते पे, हम लोग सही संघर्ष कर रहे हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस बिल के खिलाफ हम लोग पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं। जब तक हमारी मांगों के अनुरूप संशोधन नहीं हो जाता या इस बिल को वापस नहीं लिया जाता, हम लोग पूर्ण रूप से इस पे संघर्ष करते रहेंगे। और इसी के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से 28 तारीख को हम लोग यहां से मार्च करेंगे, अपना मेमोरेंडम इसके बाबत, और महामहिम महोदय को अपना ज्ञापन पेश करेंगे। 2 तारीख को हम लोग विभिन्न जनपदों में इसको लेकर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ के इसको लेके आंदोलन करेंगे। और 10 तारीख को हम लोग विमर्श करने के पश्चात कुछ स्थान तय करेंगे कि जहां हमें सम्मेलन को करना होगा, किसान सम्मेलन हम लोग करेंगे। और मैं बस आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरे देश में कांग्रेस पार्टी संगठन पूरी तरीके से किसानों की मांगों के साथ लामबंद है, और इस सरकार को, केंद्र की सरकार को, जिनके वचन इनके कार्यों से विपरीत होते हैं। और एक और बात कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ इस देश में कोरोना से पूर्व जो आर्थिक स्थिति थी, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, औसतन आय
नागरिकों की गिर रही है, व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की। क्या कारण है कि मुकेश अंबानी आज विश्व में चौथा नंबर का पूंजीपति होता है। अदानी की संपत्ति सतत रूप से उसमें वृद्धि हो रही है। ये अपने आप में हमारे शंकाओं का जवाब है कि ये सरकार कितनी संवेदनशील है, कितनी किसानों को लेकर अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, या इनकी समृद्धि को लेकर, इनके कल्याण को लेकर, इनके भविष्य को लेकर, जिसका इन्होंने वादा किया था कि 2022 तक दुगनी आय होगी। मात्र 2016 से किसानों की आय में 3% की वृद्धि हुई है। शायद रणदीप भाई मेरे से सहमत, इनको आंकड़ों में पारंगत है, इनको ज्यादा इसके बारे में ज्ञान है, पर मैं जितना मुझे जानकारी है मात्र 3% उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसी के साथ मैं आप सब प्रोग्राम ने बताया। हाँ। देखिए 28 तारीख को हम लोग यहां से अभी स्थान तय किया जाएगा चंडीगढ़ स्टेट हेडक्वार्टर पर। स्टेट हेडक्वार्टर पर हम लोग मार्च करेंगे। अध्यक्षा जी ने बताया कि यहां से हम लोग मार्च करेंगे और राज्यपाल निवास पे जाएंगे और उनको प्रेषित करेंगे। 2 तारीख को जनपदों में हम लोग अनशन, प्रदर्शन और प्रयास होगा कि जहां गांधी जी की प्रतिमा हो वहां से उसका प्रारंभ किया जाए। हरियाणा शास्त्री जी, और क्योंकि दोनों महापुरुषों का उस दिन जन्म दिवस है, और दोनों से जहां गांधी जी ने कहा, राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा कि मैंने जो कहा भारत की आत्मा गांव में बसती है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और आज माफ कीजिएगा, दोनों की हालत बद से बदतर है। जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आंकड़े उठा लीजिए, बातें बड़ी बड़ी है। 2014 से पूर्व कितनी शहादतें हो रही थी, और 2014 के बाद निरंतर वृद्धि हो रही है। हमारे ये जवान भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, और इस गौरव में के सपूत हैं। आज इस तरीके से उनकी शहादतें हो रही हैं, वो चिंता का विषय है। पर मन की बात में इसका उल्लेख उस आत्मीयता से नहीं होता, क्योंकि आत्मीयता से मेरी मुराद है कि अगर उसका क्रियान्वयन हम हो सकता है मौखिक रूप से श्रद्धांजलि उन्हें दे देते हो, पर कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति या आंतरिक नीति में अमूल चूल भूल हो रही है। मैं इसी के साथ आप 2 तारीख और 10 तारीख को सम्मेलन होगा हरियाणा में, किसान सम्मेलन। स्थान का चयन होना है, सबसे हम लोग विचार विमर्श करेंगे, और उसके पश्चात भी जो भी कार्यक्रम आएंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से, उनका क्रियान्वयन होगा। और मैंने जैसे कहा, हम इसे निरंतर किसानों के सॉरी और 2 अक्टूबर से 2 करोड़ हम लोग अक्टूबर तक हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे इस बिल के विरोध में पूरे प्रदेश में, और अपनी समर्थन किसानों के प्रति उनकी समस्याओं को लेकर संबद्ध करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबका पुनः अभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जो हम लोगों ने सबने सामूहिक रूप से अपने विचार प्रकट करेंगे, उसको
विस्तृत रूप से उल्लेख आपके माध्यम से होगा तो ये एक कहीं ना कहीं किसानों के प्रति आपकी सहानुभूति भी दर्शाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं अनुरोध करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता, किसानों के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो अपना संबोधन आपके बीच। हमारे हरियाणा के इंचार्ज विवेक बंसल जी, हमारी हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा बहन शैलजा जी, हमारे साथी रणदीप सुरजेवाला जी, अभिषेक जी व उपस्थित सभी साथियों, जो आज जिससे हम इकट्ठे हुए हैं, आपको यह तकलीफ दी है। पूरे देश में जो ये पहले ऑर्डिनेंस आए कृषि पर, अब बिल बन गए, राष्ट्रपति के पास भेजे 3, उसकी चर्चा है। उसके 2 पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है ये किसानों के हित का है और हम कहते हैं ये किसान विरोधी है। मुख्य चीज क्या है, ये क्या अंतर है? 2 बात उन्होंने कही कि मंडी, उन्होंने जब शोर हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, हम एमएसपी की खरीद जारी रखेंगे, मंडी सिस्टम वही चलेगा। लेकिन मंडी के बाहर जो भी खरीद फरोख्त होगी उसके ऊपर कोई वो लागू नहीं होगा, कितने में खरीदो कितने में बेचो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको कहते हैं, मतलब वहां पर एमएसपी कोई लागू नहीं होगा। 2 बात कही उन्होंने और अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं वो। मैं इंडियन एक्सप्रेस में परसों में पढ़ रहा था, उनके जो कानून मंत्री हैं उन्होंने 3 बात कही। उन्होंने कहा कि अपोजिशन टू द बिल, द कांग्रेस इन इट्स 19 मैनिफेस्टो हैड सेड इट दैट इट वुड रैशनलाइज मंडी एक्ट and create scope for farmers to sell their produce anywhere. The same is said in its Punjab manifesto. Contract farming was launched by its Haryana government in 2007 when I was chief minister. ये वो कह रहे हैं। तो जहां तक मंडी एपीएमसी का एक्ट है, हमने ये कभी नहीं कहा, ये जरूर कहा और आज भी कह रहे हैं कि मंडी का एक्सपेंशन दूर किसान तक होना चाहिए, उसके नजदीक तक जाना चाहिए। आज हरियाणा और पंजाब यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गांव में परचेज सेंटर भी बने हुए हैं, लेकिन देश में ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ बिहार में आपको हैरानगी होगी, जितना उनका प्रोडक्शन है केवल 1% प्रोक्योर होता है, क्यों? मंडी दूर दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब तक एपीएमसी की हमने बात इस वास्ते कही थी कि इसकी मोनोपोली, एपीएमसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली कैसे होती है? मोनोपोली आज जैसे बताया, शैलजा जी ने बताया कि आज मंडियों में एमएसपी लागू है, कॉटन पे भी है, पैडी पे भी है, लेकिन कब से खरीद शुरू करेंगे? वो 1 अक्टूबर से करेंगे और आ गई फसल कब से? 1 सितंबर से। तो 1 महीने तक किसान स्टोर नहीं कर सकता है, उसकी क्षमता नहीं है, छोटा किसान है। तो क्या नतीजा होता है? डिस्ट्रेस सेलिंग, औने पौने भाव में बेच के चला जाता है। ये देखो, मैं आपको दिखाऊंगा अखबार की कटिंग में, शायद मेरे पास होगी। ये आप स्वयं देखें, आपके अखबार में ही है। हेलो, मंडियों में कौड़ियों के भाव खरीदा जा रहा है किसान का पीला सोना।
1100 रुपए में खरीदा जा रहा है। एमएसपी 1800 होनी चाहिए, 1100 में खरीदा जा रहा। कपास की बताई जो 5500 है वो 4200 3800 इतने में बिक गई। ये है। उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए मैनिफेस्टो में था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो। और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने चर्चा की 2007 में, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं मुख्यमंत्री था और इसी वास्ते जब इनके ऑर्डिनेंस आए मैंने ये कहा था कि भाई चौथा ऑर्डिनेंस, आज भी हम कह रहे हैं चौथा बिल और लेके आ, एक प्रावधान करो टू प्रोटेक्ट फार्मर्स कि कोई भी खरीद और फरोख्त होगी मंडी के एरिया से बाहर भी एमएसपी कम से कम लागू होगी उसके ऊपर। और जो एमएसपी नहीं देगा इट शुड बी पनिशेबल इन लॉ। और ये 2007 की कि हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए, ठीक है, लेकिन जो हमारे रूल्स थे उनकी चर्चा नहीं है। अगर ये रूल लागू करें तो हमारे को मंजूर होगा। रूल मैं आपको देना चाहता हूं, 6 नंबर रूल आपको मैं दे दूंगा, कॉपी भी दे दूंगा। 6 नंबर रूल जो 2007 9 अगस्त 2007 में नोटिफिकेशन हुआ हमारा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाय गवर्नर 6 कहता है द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट, एक मिनट, contract farming agreement between contract farming sponsor and contract framing producer shall be in Form C and shall be got registered with district marketing enforcement officer concerned in the presence of both parties. The agreed rate oblique contract rate shall not be less than minimum spot price of preceding year. ये कंडीशन थी। The buyer shall deposit an amount up to 15% of total price of agriculture produce as per agreed rate or minimum spot rate if the rate is not agreed upon, or bank guarantee for the sum with the committee in which the land is situated as security. Where there is no minimum spot price and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of the prevailing market rate. At the time of agreement, the security shall be released within the period of 30 days after date of satisfactory performance of agreement. इसका मतलब क्या कि उस टाइम का रूल जो आज इन्होंने कह दिया किसी भाव खरीदो किसी भाव बेचो, ये किसान का शोषण होगा, उसको फिर डिस्ट्रेसर में जाने का। तो मिनिमम जो है अगर ये करें, चौथा बिल लेके आए और उसमें ये प्रावधान करें कि मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस मिलेगी किसान को, तो ये बिल नहीं तो इनको वापस लें। अब एमएसपी की जो चर्चा हुई, एमएसपी जो है 50 रुपए इन्होंने बढ़ाई गेहूं पर अनाउंस किया और बहुत सारे इन्होंने ढोल पीटा है। वो इन्होंने एमएसपी हमारी इनके 2014 के मैनिफेस्टो में था कि हम C2 फार्मूले से देंगे, C2 फार्मूला स्वामीनाथन के उसे हम देंगे। अगर C2 फार्मूले के से आज कैलकुलेट करें तो गेहूं का भाव 3079 रुपए निकलता है, 3079। लेकिन ये अब किस पे दे रहे हैं? A2FL फार्मूला, उस पर भी ये करें तो 2053 है, लेकिन एमएसपी तो 1975 ही है अभी। उसमें भी जो है 75 रुपया कम, जो फार्मूला ये अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें 75 रुपया कम दी। हमारे समय में धान हो, गेहूं की एवरेज पर ईयर इंक्रीज 13% थी, धान की पर ईयर इंक्रीज 15-16% थी, और इनकी 3%, 2%, 4%, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। शुगर केन जब हमारी सरकार थी यहाँ 117 से 310 का भाव हमने किया और उन्होंने 6 साल में कुल 30 रुपये बढ़ाया। किसानों का कर्जा
2136 करोड़ जो केंद्र से यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ माफ किया। हरियाणा में 2136 करोड़ किसान का कर्जा माफ हुआ और ब्याज 830 करोड़ ब्याज माफ हुआ। 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ हुए और बिजली का रेट 10 पैसे के हिसाब से किया। और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था, कि वैट सबसे कम था। लैंड एक्विजिशन पॉलिसी लेकर है जिसमें 33 साल की हमने रॉयल्टी का प्रावधान किया। इन्होंने तो आज तक वो रॉयल्टी भी नहीं दे रहे उनकी। इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं, इनका एक बार एक भी काम ऐसा नहीं है, एक पैसा इन्होंने किसी का माफ नहीं किया। किसान का डीजल का वैट डबल कर दिया। तो हर प्रकार से जितने फैसले लिए इन्हें किसान विरोधी लिए। अब कहते हैं, कई बार इनके बयान आते हैं, और जी कांग्रेस सरकार ने क्या किया। ये देखिए मेरे पास मैं वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का चेयरमैन था। मनमोहन सिंह जी के प्रधान थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। सोनिया जी हमारी कांग्रेस अध्यक्षा थी। उस टाइम ब्याज जो जिसको आप कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन, किसान को जो ब्याज मिलता था वो 12% में मिलता था, शॉर्ट टर्म भी। और ये रिकमेंडेशन है हमारी कि भाई नहीं 4% में होना चाहिए। आज पूरे देश में 4% है। देखा हमारा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेट्स इज प्रायोरिटी एरिया ऑफ इक्विटेबल फ्लो ऑफ क्रेडिट credit should be made available at not more than 4% per annum। और जब पूरे देश में 4% क्यों, हमने कोऑपरेटिव बैंक में तो हमने कर दिया था, लेकिन कमर्शियल बैंक कोई लगा रहे थे। जब यूपीए सरकार थी, इस कमेटी की रिपोर्ट गई, बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सोनिया जी से, तो ये फैसला किया गया पूरे देश में सबवेंशन करो और जो समय पर देता 4% से ज्यादा ब्याज किसी पे भी नहीं लगेगा। जब यहाँ पूरे देश में 4% हो गया तो हरियाणा में हमने 0% कर दिया। आज भी 0% है देखो। तो आपके सामने इस प्रकार है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस जैसे लेके आए हैं एसेंशियल कमोडिटीज के लिए, उसमें प्याज और उसकी लिमिट सब खत्म कर दी। प्याज और आलू की भी, गरीब आदमी का खाना प्याज और आलू है। अब क्या नतीजा होगा, हरियाणा में 1 रुपया किलो टमाटर बिका के लोगों ने फेंका। आपने देखा, आपने अखबारों में लिखा। और आज से 3 साल पहले मैं पिछले गया था तो 9 पैसे किलो आलू बेचा। रसीद मेरे पास है, आपको दिखाई थी मैंने। तो अब वही होगा, जब फसल आएगी किसान की तो भाव बिल्कुल गिर जाएगा और लिमिट बढ़ गई। अब होर्डिंग होगी तो डिमांड और सप्लाई करके उसका भाव आकाश में जाएगा। गरीब आदमी को भी महंगा मिलेगा। किसान तो मरा मरा, गरीब आदमी मिलेगा। और इनकी जिस तरह से है जो चल रहे हैं, अल्टीमेटली एमएसपी रिजीम बंद करेंगे तो फिर पीडीएस कहां से देंगे। जो पूरे देश में कानून है सस्ता अनाज देने का, वो कहां से देंगे। तो इस वास्ते ये जो है जन विरोधी है। आपने देखा, हमने तो रिकमेंड किया था आलू और प्याज का भी एमएसपी तय करो, लेकिन वो नहीं हो उसका। आज समय है, एमएसपी तय होना चाहिए। और इसी वास्ते एपीएमसी को हमने एक्सपेंशन के लिए किया था ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ सके। लेकिन उसके पे ऊपर भी, जैसे किसान की मिनिमम एमएसपी तय होती है, C2 फार्मूले का मतलब लागत जमा 50%। मान लो 100 रुपए लागत आती है तो किसान को 150 रुपया मिलना चाहिए, तो उसकी सस्टेनेबल आमदनी हो सकती है। इसी प्रकार से जो ट्रेडर्स हैं, होल्डर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके खास तौर पे आलू प्याज ये इस किस्म के दाल और दिए इन पे कि भाई जितने ही खरीदे 50% से ज्यादा मुनाफा ना कमाए। मतलब 150 का खरीदा है तो 225 से आगे ना बेचे। उस पर भी मैक्सिमम
जो है सेल प्राइस होनी चाहिए और किसान के ऊपर मिनिमम अपनी एमएसपी होनी चाहिए। तो ये है इसमें जो कार्यक्रम दिया है पार्टी ने बताया है, पूरी कांग्रेस पूरे देश में आपको मालूम है किसानों का साथ दे रही है। पूरी कांग्रेस इस किसानों की मांग के साथ खड़ी है, देश में भी और हरियाणा में भी। हमारी अध्यक्षा जी ने भी कहा है, सोनिया जी ने कोई सब खड़े हो, किसान का साथ दो, तो पूरी पार्टी उनका साथ देगी। जो भी कार्यक्रम पार्टी बनाएगी तो उसमें सब मिलजुल कर तो भाग लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूं और खास तौर पे पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि भाई बहुत सारे आप भी किसान के सहयोगी है, साथी है, इनकी मदद आप भी करो हालिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हुड्डा साहब, आपने बहुत डिटेल में काफ़ी बातें स्पष्ट की हैं। हाँ जी, बस सुरजेवाला जी बोलेंगे जी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से भी डिटेल में और बातें भी समझाएंगे। तो मैं साथियों को सबको पता है, जब टमाटर और आलू की बात हो रही है तो आज के दिन क्या कीमत हो गई, 40-50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। साथियों, हमारे अर्थव्यवस्था जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ हुई है और जो इतने रिफॉर्म्स आए 90 के दशक से लेकर यूपीए 1 और 2 तक, उसके जो चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, आज उनका जन्म दिवस भी है, तो हम उनको लंबी आयु, अच्छी सेहत के लिए उनकी कामना करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उन्हें। मैं अब आग्रह करूंगी हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन एआईसीसी के और जनरल सेक्रेटरी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से कि वो ज़रूर और बातों पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय शैलजा जी, हमारे सम्मानित प्रभारी विवेक बंसल जी, विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आशीष भाई, सभी पत्रकार साथियों, आप बहुत देर से बैठे हैं और सारी बात तफसील से हो चुकी। मैं केवल घड़ी देखकर आपके 3 मिनट लूंगा। मोदी सरकार ने किसान और राशन की दुकान दोनों पर हमला बोला है। मोदी सरकार ने खेत और खलिहान दोनों पर हमला बोला है। मोदी सरकार ने मजदूर और दुकानदार दोनों पर हमला बोला है। मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से अपना खून पसीना एक करके इस देश के भाग्य विधाता और अन्नदाता को खून से रुलाने का काम किया, खून के आंसू रुलाने का काम किया। आदरणीय साथियों, कुमारी शैलजा जी ने, बंसल साहब ने, हुड्डा साहब ने तफसील से कानूनों के बारे में बताया। मैं केवल 2 पहलुओं की तरफ और एक सनसनीखेज खुलासा प्रधानमंत्री मोदी जी की ढोल की पोल, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारी हरित क्रांति का आधार क्या है? हमारी हरित क्रांति के 3 आधार। पहला, किसान को मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य। दूसरा, गारंटी शुदा किसान की फसल की खरीद की सरकारी, और राशन की दुकान पर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों और गरीब साथियों, हमारे भाई बहनों को मिलने वाला सस्ता अनाज, दाल और चीनी। यह हरित क्रांति। मोदी जी इन तीनों को खत्म करना चाहते, भाजपा इन तीनों को खत्म करना चाहते। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने इन तीनों पर बार बार यह प्रचार किया गया, जिसकी चर्चा आपने की। आज भी न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी जारी रहेगा। क्या मनोहर लाल खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी और नरेंद्र मोदी जी हमें बताएंगे वो एमएसपी
मिलेगा कैसे, देगा कौन, और किसान वो एमएसपी लेगा कहां जब अनाज मंडियां और सब्जी मंडियां दोनों खत्म ही हो जाएंगी। हिंदुस्तान में कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 15.5 करोड़ किसान हैं और 42,000 पूरे देश में अनाज मंडियां। आज भी एफसीआई 42 के 42,000 अनाज मंडियों में गेहूं, धान और अन्य फसलों की खरीद करने में सक्षम है। प्रांत ये फसलें खरीदते हैं एमएसपी पर और एफसीआई को दे देते। जब मंडियां रहेंगी ही नहीं, जब आड़ती और दुकानदार और मंडी मजदूर रहेगा ही नहीं, तो क्या एफसीआई 15.5 करोड़ किसानों के खेत में जाकर एमएसपी देने की गारंटी देगी? जवाब नहीं में। आप 42,000 से नहीं खरीद सकते, आप 15.5 करोड़ किसान के खेत से कैसे खरीदोगे? तो किसान को एमएसपी मिलेगा कैसे? मोर को दाना चुगाकर दिल्ली में मोदी जी एमएसपी नहीं दे सकते। एमएसपी किसान को खेत और खलिहान में देना पड़ेगा। कारण बड़ा सीधा है। अगर 3 या 4 बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाना है, 25 लाख करोड़ का कृषि व्यापार है, 25 लाख करोड़ का कृषि व्यापार है, जो फसलों की खरीद फरोख्त इत्यादि है और आगे जो उपभोक्ता को बेची जाती। अगर 4 बड़े उद्योगपतियों को लाना है तो किसान की फसल को औने पौने दाम पर खरीदना है। एमएसपी मोर चुगाते हुए दिल्ली में मोर को दाना खिलाते हुए मोदी जी दे तो देंगे, पर वो मिलेगा कैसे, देगा कौन और किसान लेगा कहां, इसका कोई जवाब नहीं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब कहते हैं कि किसान अपनी फसल अब कहीं भी बेच सकता है, हमने बिचौलियों से आजादी दिलवाई। किसान सफेद किसान तो अपनी फसल आज भी कहीं बेच सकता है, परंतु 86.2% किसान तो 5 हरियाणा, पंजाब जैसे कृषि प्रधान प्रदेशों में भी 80% किसान केवल 2 एकड़ भूमि का मालिक है। 50% किसान केवल पट्टे पर जमीन लेकर खेती करता है। उसके लिए तो मंडी तक, गांव से मंडी तक फसल ले जाना असंभव है। वो हरियाणा से कलकत्ता जाकर अपनी फसल कब बेच कर आएगा, या हरियाणा और पंजाब से लुधियाना और कुरुक्षेत्र से, रोहतक और सिरसा से, अंबाला और महेंद्रगढ़ से अपनी फसल ले जाकर मद्रास कब बेच कर आएगा, या मद्रास का किसान उत्तर भारत में कैसे लाएगा, या गुजरात का किसान असम और असम का किसान उत्तर भारत कैसे आएगा। इसलिए अपने आप में एक बहुत बड़ी झूठ है, क्योंकि किसान ऐसा कर ही नहीं सकता। और तीसरा, जो मोदी जी के बारे में खुलासा है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं और उनके कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं कि एमएसपी तो हमने गारंटी कर दी। हमने कहा अगर गारंटी कर दी तो भैया आप इसे कानून में क्यों नहीं लिख देते? इन्हीं तीनों कानूनों में लिख दो कि न्यूनतम समर्थन से कम किसान की फसल नहीं खरीदी जा सकती, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान की फसल कम खरीदे तो सरकार गारंटी देगी, जो भी कम होगा सरकार। लिख दीजिए कि अगर कोई कंपनी जो 2 या 3 आएंगे 25 लाख करोड़ का व्यापार करने, वो अगर कम पे एमएसपी से फसल खरीदेंगे तो उनकी सजा होगी। मोदी जी ऐसा नहीं लिखते, बोले इसकी जरूरत। साथियों, 2007 की यहां चर्चा की वर्किंग ग्रुप की, ये रिपोर्ट है 2011 के वर्किंग ग्रुप की मुख्यमंत्रियों की। शैलजा जी इसकी एक प्रतिलिपि आपको भेज देंगे। इस वर्किंग ग्रुप के प्रमुख कौन थे, कौन मुख्यमंत्री थे? उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। माननीय नरेंद्र मोदी दी हुई
ये रिपोर्ट है 2011 की बतौर मुख्यमंत्री के, और इस रिपोर्ट के पेज 19 B3 में है, और मैं पहले अंग्रेजी पढ़कर बता देता हूं अनुवाद। Enforce MSP since intermediate in the functioning of the market, and at times they have advanced contract with farmers in respect of all essential commodities। और अब आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, we should protect farmers' interest by mandating that no farmer trader transaction should be below MSP wherever prescribed। तो मुख्य मोदी कहते हैं कि कानून बनाओ और कानून बनाकर लिख दो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम किसान की फसल नहीं खरीदी जा सकती। मोदी जी, आपकी ढोल की पोल, आपकी अपनी रिपोर्ट और आपके अपने लिखित ने, तो आज यही तो किसान कह रहा है, आज यही तो खेत मजदूर कह रहा है, यही कुमारी शैलजा जी ने कहा, यही बंसल जी ने कहा, यही राहुल गांधी जी ने कहा, यही सोनिया जी ने कहा, यही कांग्रेस ने कहा कि आप एमएसपी की गारंटी कानून में लिख दीजिए। हमारी बात मत मानिए, किसानों की बात भी मत मानिए, मोदी जी की बात तो मान लीजिए। मोदी जी की बात क्यों नहीं मान रहे? या तो आप उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं किसान और खेत मजदूर से इस रिपोर्ट को ना मानकर। यह हमारा कहना है। और आखिरी में केवल एक बात कहूंगा, एक हमारे मित्र जो सत्ता की मलाई में सत्ता की कुर्सी से चिपके बैठे, प्रदेश के मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री, कहते हैं एमएसपी नहीं मिला तो इस्तीफा दे दूंगा। एक तो शैलजा जी ने अभी दिखाई खबर, एक हुड्डा साहब ने अभी खबर दिखाई। आज कपास, आज हरियाणा में किसान की कपास 600 से 800 रुपए कम बिक रही है एमएसपी से, तो दे दीजिए इस्तीफा। किसान का धान एमएसपी से कम बिक रहा है तो दे दीजिए इस्तीफा। किसान का मक्का एमएसपी से इस्तीफा। केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए भाजपा जजप्पा श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला कुर्सी से चिपके बैठे हैं, कह रहे हैं एमएसपी नहीं मिला तो इस्तीफा देंगे। हमने 3 उदाहरण दिए हैं, आपके पाठक और दर्शक निर्णय करें। अब तो एमएसपी कम मिल रहा है तो दे इस्तीफा, देते क्यों नहीं? केवल इतना ही मैं जोड़ना चाहता था। धन्यवाद। अब सवाल शैलजा जी लेंगे। मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया मैडम। आप पकड़ लीजिए। सांसद साहब से जो पूछना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपने 28 तारीख को अभी आपने 2-3 बातें कही हैं। एक तो कहा है आपने कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन आप क्या कर रहे हैं, एक। दूसरा है 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन। तीसरा, ये तीनों चंडीगढ़ से संबंधित है, एक देख दें। आपने शायद उस पर ठीक गौर नहीं फरमाया। मैंने ये कहा था कि 2 तारीख में असेंबली वार हम लोग प्रदर्शन करेंगे इस बिल के खिलाफ। कांग्रेस के जो हमारे जो संगठन है, असेंबली वार करेंगे। और असेंबली वार थ्रू द कंट्री। जी असेंबली वार आप नो प्रदेश की, यहाँ जो हम कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे हैं चंडीगढ़ प्रदेश हरियाणा प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। अच्छा। और जहां तक 10 तारीख के सम्मेलन के संदर्भ में मैंने ये कहा था कि हम लोग विचार विमर्श करेंगे, जो हरियाणा का शीर्ष नेतृत्व है उनसे रायशुमारी कर चिन्हित करेंगे कि किस जगह वो किसान सम्मेलन आयोजित किया जाए
और फिर आपको उसकी सूचना दें। क्योंकि बीजेपी ने ये बिल पास करवाए हैं, बीजेपी इसके पक्ष में बोल रही है और कांग्रेस इसके खिलाफ बोल रही है, तो नेचुरली जिस बात की बात जो आप सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल हम उनसे पूछते हैं कि आपको एमएसपी का कानून बना के देने में क्या दिक्कत है, ये सवाल पूछते हैं। पर साथ में वो एक बात जो आपने अपने वर्किंग ग्रुप की बात बताई है, उसकी एक क्लास है 11.5 कुछ ऐसा आपके सुना होगा कि जिसमें एपीएमसी एक्ट की जो बात है होना चाहिए, क्या कहना चाह रहे थे उसमें एपीएमसी से? नहीं, मैंने बताया ना, उसको एक्सपेंड करना चाहते थे हम, जो मोनोपोली खत्म करना, जो डिस्ट्रेस सेल है उसको करना चाहते थे। प्लीज मैं उसको आप ऐसे में थोड़ा सा क्लैरिफाई करके बताया। अभी मंडी जो चल रही है, मंडी चल रही एपीएमसी है, एक्ट के तहत मंडियां चल रही हैं, मंडियां चल रही हैं, उसको क्या एक्सपेंड करना चाह रहे मैंने हैं? कहा ना, ये एक संदर्भ में है पूरे देश के में। हरियाणा और पंजाब में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमने मतलब गांव में भी परचेज सेंटर बनाए हुए। मैंने इसी वास्ते आपको बिहार का एग्जांपल दिया। बिहार में जितनी प्रोडक्शन होती है केवल 1% प्रोक्योर होता है, क्योंकि एक्सेस टू मंडी इज नॉट, तो उसको एक्सपेंशन करने के लिए, इसकी मोनोपोली करने के लिए और डिस्ट्रेस सेल ना हो, जैसे एनजीओज की बात है भाई, प्राइवेट उसमें वहाँ इन्वेस्टमेंट आए। अब जो जिस की शेल्फ लाइफ कम है, फ्रूट और सब्जी, खास तौर पर फ्रूट और सब्जी, उनके लिए जैसे हमने गन्नौर में इंटरनेशनल मार्केट बनाई थी, टर्मिनल बनाया, इस किस्म की आए इन्वेस्टमेंट हो ताकि किसान को भी उचित दाम मिले, क्योंकि एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को आपको बैलेंस रखना, प्रोड्यूसर को भी अच्छे उचित दाम मिले और कंज्यूमर को भी ठीक मिले। दैट वाज द आइडिया। दूसरा सुरजेवाला साहब, ये तो आप तो जो एचपीएमएससी के हमारे 2019 के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हो ना, उसी में मैं कह रहा हूँ उसका एक्सपेंशन था। वो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में भी हमारे को है, और उस टाइम चिदम्बरम जी चेयरमैन थे, जब यही डिस्कस हुआ था कि इसको एक्सपेंड करें हम। जो ज्यादा मंडियां बनाने की बात आप कह रहे थे, हाँ, जो जिन राज्यों में मंडियां नहीं है वहाँ मंडियां बनाई जो जाए। लॉजिस्टिक बोझ पड़ता है किसान पे, वो कम पड़े, उसको ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता है, उसको तुरंत ठीक है। दूसरा सुरजेवाला साहब, नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद के अंदर ये सवाल का जवाब देते हुए कहा, जो आप बार बार कह रहे हैं कि आपको एमएसपी का एक्ट बना के लिख के देने में क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कहते हैं कि एमएसपी से नीचे नहीं बड़ी खरीद होगी, तो वो कह रहे हैं ये तो कृषि मूल्य लागत आयोग का ही मामला, ये तो हमने छेड़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय साथी, इसीलिए सवाल सीधा ये है कि जब मंडी खत्म हो जाएंगी, एमएसपी मिलता कहाँ? एमएसपी और कृषि मंडियां, इनके पीछे लक्ष्य ये था कि जब छोटे से छोटा किसान, एक मंडी में जब 10,000 किसान जाएंगे और आपने एमएसपी निर्धारित किया है और सरकार मंडी में खरीद रही है, चाहे 26% खरीद ही गेहूं और चावल की, धान की मंडियों में होती है सरकारी, पर उसके आधार पर अगर राइस शेलर वाला आएगा, गेहूं के लिए आटा मिल वाला आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, तो वो भी एमएसपी पर खरीदने को बाध्य है, क्योंकि किसान का संगठन मंडी के अंदर है। पर जब आप किसान के खेत से अलग अलग खरीदेंगे, तो गारंटी कौन देगा? आप दिल्ली में एमएसपी तो डिक्लेयर कर देंगे, मैं मानता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर एमएसपी की गारंटी मिलेगी कहां, देगा कौन और किसान लेगा कैसे? क्योंकि एफसीआई तो फिर जाएगी नहीं किसान के खेत में खरीद के लिए, वो तो मंडी में सीमित रहेगी, क्योंकि मंडियां तो आपने खत्म कर दी। आपने लिखा है कानून में कि मंडियां विल सीज टू एग्जिस्ट। दोबारा पढ़िए, शायद नरेंद्र तोमर जी ने पढ़ा नहीं अपना बनाया हुआ कानून, उसके नाम की व्यवस्था इट विल सीज टू एग्जिस्ट, यानी वो हो जाएगी। तो आड़ती भी खत्म हो जाएगा, मंडी मजदूर भी खत्म हो जाएगा, मुनीम तोलने सफाई करने वाला भी खत्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर हो जाएगा, तो किसान अपनी फसल कहां लेकर जाएगा और उसको एमएसपी देगा कौन और वो एमएसपी लेगा कैसे? देते नहीं। इसीलिए हमने अपनी नहीं, आप भूल जाइए ना हमने क्या कहा था, ये तो मोदी जी की लिखी हुई रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को कानून में लिखना चाहिए,
तो आज मोदी मोदी की बात क्यों नहीं मान रहे? सवाल ये। रणदीप जी, रणदीप इसमें एक मिनट में इसमें जैसे मैंने कहा था अभी हम लाए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें हमने प्रोविजन किया था कि 15% श्योरिटी या बैंक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। तो या तो ये प्रावधान लेकर आए, रणदीप जी ने कहा कि ऐसी सिक्योरिटी फार्मर्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। हमारा जो बनाया सेटिस्फाइड रणदीप जी, उसका जिक्र नहीं करते, सिर्फ ये कहते 2007 में कॉन्ट्रैक्ट है। जी बिल्कुल नहीं। अगर मैं स्वयं गया हुआ था, कल मैं राजस्थान में था, सारी की सारी मंडियां बंद पड़ी थी। मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण बंद था। मध्य प्रदेश में 18 किसानों ने पिछले 15 दिन के अंदर आत्महत्या की। ये यहां तक होगी। उत्तर प्रदेश से तो आप आते हैं क्योंकि हमारा और आपका तो उस प्रकार का वेस्टर्न यूपी का रिश्ता है कि वो एक तरह की कल्चर ही है, या ये भी हमारी कल्चर है। तो पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आंदोलित है। बिहार मैं परसों जाकर आया था, सारी मंडियां बंद पड़ी थी। कई बार टेलीविजन या अखबार के माध्यम से हो सकता है खबर ना आ पाए, परंतु उसका ये मतलब नहीं कि किसान अपने पेट पर जो मोदी जी लात मार रहे हैं उनके पेट पर, उसे स्वीकार कर लेगा। किसान का आंदोलन आपको हरियाणा पंजाब में ज्यादा मुखर दिखता है, ये सच है, पर किसान की पीड़ा और उसका आंदोलन देश के हर कोने के अंदर है। विवेक बंसल जी, मेरा आप ही से सवाल है सर कि बीजेपी ये कह रही है कि पिछले 60 साल के करीब कांग्रेस ने राज किया है देश में। 7 फसलें थी 2014 तक जिनका आप एमएसपी दे रहे थे, और 56 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य था कि आम किसान, छोटे किसानों को हरित क्रांति कौन लाया था? इंदिरा जी के शासनकाल में। श्वेत क्रांति कौन लाया था? हमने समय समय पे, और देखिए एक ग्रोथ होती है, इवॉल्व होती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था कितनी विषम और बृहत, उन सबको साथ लेकर चलते हुए कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री रहे, और मैं तो आदरणीय स्वर्गीय अटल जी का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा, चाहे वो रहे, उन्होंने पार्टी की जो भी नीति रही हो, उन्होंने इस देश की जो विरासत थी उसको, जो सबको साथ लेकर चलने की, उसको आगे बढ़ाया, उसको समृद्धता प्रदान की। और तमाम जो हमारे जो प्रधानमंत्री रहे, जो कांग्रेस का शासनकाल, तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हर चीज का अपना एक वक्त होता है। आज किसान की समस्याओं को मूलभूत से किसने केंद्रित किया? आदरणीय राहुल गांधी जी ने अमूलचूल परिवर्तन किया भूमि अधिग्रहण बिल में। मनरेगा किसको चिन्हित कर योजना लागू की गई? खाद्य सुरक्षा बिल किसको मद्देनजर रखते हुए किया गया? तो आज अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए मेरा सिर्फ कहने का उद्देश्य है कि हर चीज का अपना एक इवॉल्व करती है। आज जो डेमोक्रेसी के मानक हो सकते हैं, आप 30 साल पहले का अगर उल्लेख करेंगे तो समय पे उस समय क्या चुनौती थी, उस समय क्या समस्या थी, तो डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है, मैच्योर कहते हैं ना। अमेरिकन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहुत परिपक्व है कहते हैं लोग, क्योंकि वो 250 साल पूर्व 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था। आज अगर हम उससे तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत सूझबूझ का परिचय नहीं देंगे। हर ग्रोथ होती है, तो उसी तरीके से मैं आज ये कहना चाहता हूं, अरे आप तो क्रांति लाइए। आपने कहा था ना, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार के लिए, आपने कहा था दुगनी आय के लिए। आप बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, आप 56 इंच के सीने की बात करते हैं। आज अभी ये आया है कि एसॉल्ट, जिससे राफेल का वो हुआ है कि एसॉल्ट को जो आपको जानकारी देनी थी, जो साझा करनी थी, वो साझा ही नहीं की गई है। ये आप लोग उससे
तो इतनी इन सब चीजों को कोई हम लोग नहीं उसका उल्लेख कर रहे हैं। आज क्या कारण है? तो वहां डोकलाम में इंफ्रास्ट्रक्चर हेलीपैड्स बना दिए गए हैं, हम सोते रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं बार जहां हम 1962 की ओर का जिक्र करते हैं, आप कारगिल युद्ध में भी हम सोते रहे, उस समय कौन थी, कितनी शहादतें हुई। आज चीन और डोकलाम में हम लोग सोते रहे हैं, और उस पर ये हम, चूंकि वो हनीमून चल रहा था चीन के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी 9 बार गए हैं, मुख्यमंत्री काल और इस काल को जोड़ के। तो बहरहाल मैं इन सब चीजों में इतना ही कहना चाहूंगा, हम लोग हमारी खरीदेंगे, हम किसान को क्लियर हो जाएगा कि एमएसपी पे खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, मंडियां बंद हो रही है, नहीं हो रही है, तो 2024 में जनता फैसला कर देगी कि किसकी सरकार आ रही है। देखिए, वो तो फैसला होगा, हम तो उस पर तो कोई बहस है ही नहीं, 2024 पे होगा। पर ये तो इसी तरीके से आगे की ओर अपना विमर्श बढ़ाते हैं ना, अपने वादों को, कोई भी इनका वादा रहा हो जो आर्थिक क्षेत्र की जो उन्नति के परिप्रेक्ष्य में रहा हो, रोजगार के परिप्रेक्ष्य में रहा हो। पहले ये बात हुई थी कि 2000 तक किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी, फिर 2022 को लक्ष्य बढ़ाया गया, और आज भी कहीं कोई आसार आप देखते हो तो मुझे बता दीजिए कि उसकी आय दुगनी हो रही है। तो ये कह कि लोकतंत्र में तो जनता सर्वोच्च है, जनता का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, उसमें तो कोई बहस ही नहीं। हम लोग अपना विपक्ष का कार्य कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिबद्धता है किसानों के प्रति, उस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। चलिए, वो आप लोग दीजिए, बहुत अच्छी बात है ना, आप बधाई दे रहे हैं, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात। अरे ठीक है, जो कह रही है सत्तारूढ़ दल अगर ये कह रहा है तो हमें तो हमारे लिए इससे कोई बात ही नहीं हो सकती। अब वो भ्रम फैलाया है, वास्तविकता अभी रणदीप जी ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अध्यक्षा जी ने आंकड़ों के साथ बात की है, तो भ्रम का तो कोई सवाल ही नहीं है। आंकड़ों पे बात कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए। हाँ जी, हुड्डा साहब, एक सीधा सवाल है, बिल्कुल इतना आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी को ये बोल रहे हैं कि गलत किया, बिल लाए वगैरह वगैरह। सिंपल सी बात है, किसानों के हित में खड़े हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी, लेकिन अभी तक बिल गलत है ये सब कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहे राष्ट्रीय और राहुल गांधी की तरफ से, चाहे प्रदेश आप हरियाणा के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, 10 साल यहाँ चीफ मिनिस्टर है, आप ये बात कभी कोई आपकी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, हमेशा दिखते हैं टीवी पे, ये भी नहीं बोले कि हाँ हम अगर सरकार में आते हैं या जब भी अगर ये नहीं मानते हैं, जैसा कि मोदी का तो आदत है आगे बढ़ गए तो पीछे हटते नहीं, जैसा कि ये है, तो क्या आप ये कानून अगर आएंगे तो खत्म करेंगे? कह चुके हम, पार्टी की तरफ से आ चुका, हमारी पार्टी आएगी तो ये कानून खत्म होगा, एमएसपी सब जगह लागू होगी, ये पहले कह चुके। लेकिन हरियाणा में मौखिक आया है जी, कहीं स्टेटमेंट नहीं आया, आ चुका और हरियाणा में तो थोड़ी और विपरीत स्थिति है। जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो स्टेट का बनाया हुआ है, वो लागू ही नहीं हो सकता। जो बिल लेके आए ये उसको लागू करने के लिए पहले इसको रद्द करना पड़ेगा। इसको रद्द कर देंगे तो हम सड़कों पर लड़ाई लड़के दिखा देंगे, रद्द करके दिखाएं इसको। एक सवाल मैं आपसे कार्य समिति भी, और आपने देखा कि चाहे पड़ोस की बात हो, पंजाब खुद कह चुका है, तो ये इसमें कोई कहीं भी किसी के मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। इसके बारे में एक मैं राम सिंह, हाँ जी, हाँ, ऐसा है कि ये जो टाइमिंग को लेके जब ये बिल आए हैं, इसको लेके ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, लोगों का जो ज्यादा मामले आ रहे हैं, इन मामलों के बीच ऐसी लोगों को लग रहा है कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी इनको कि ऐसे वक्त में बिल लाए, ऐसे वक्त में ये अध्यादेश लाए हैं और ऐसे वक्त में ये कानून बनाया। ये उससे ध्यान हटाने का प्रयास है या दूसरे इशू की तरफ ले जाने का है, या क्या सारा मामला क्या लगता है आपको? जी जी सर, बिल्कुल ये ध्यान हटाने की बात है। चाहे चीन का मामला हो, चाहे कोरोना से इन जूझने की विफलता की बात हो, और चाहे अब ये हो, कोरोना की आड़ में इन्होंने सोचा कि हम किसी तरह के काले कानून बना दें और कुछ भी ये लागू कर दें और जनता चुपचाप
क्योंकि हर तरह की पाबंदियां थी और जनता चुपचाप इसको सह लेगी और आगे नहीं बढ़ा पाएगी। लेकिन जनता ने तो दिखा दिया, किसानों ने दिखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया। अगर इस तरह के काले कानून होंगे तो चाहे संसद में लड़ाई लड़नी हो, चाहे सड़कों पर लड़ाई लड़नी हो, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ाई लड़ेगी किसान की, मजदूर और आड़तियों की। धन्यवाद।